बिहार में एक बार फिर ईओयू की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस बार नीट मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। रेड पड़ी और करोड़ों भी जब्त किए गए, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि नीट मामले में आखिर किस किस पर गाज गिरी और किसने आखिर अपनी 7 पुश्तों के लिए करोड़ों जेब में डाल लिए। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस साल ली गई नीट परीक्षा धांधली मामले में गिरफ्तार हुए सरगना डॉक्टर रविशंकर उर्फ सम्राट और उसके भाई अश्वनी कुमार से पूछताछ शुरू हो गई है। ईओयू की इस मामले में कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि ईओयू ने कहां-कहां कार्रवाई की। 48 घंटे की ईओयू रिमांड पर आरोपी ने क्या-क्या कबूला। नीट धांधली मामले में कौन है मास्टरमाइंड? केंद्रों पर धांधली की साजिश किसने रची? ईओयू की रेड में कितने करोड़ बरामद? नीट यानी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए लाखों बच्चे सालों तक दिन रात मेहनत करते हैं। कोई कोचिंग में लाखों रुपए लगाता है, कोई छोटे शहर से निकलकर डॉक्टर बनने का सपना देखता है और कोई अपनी पूरी जवानी सिर्फ एक परीक्षा के नाम कर देता है। लेकिन बिहार से सामने आई नीट यूजी 2026 की धांधली की कहानी ने एक बार फिर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या पैसे और पहुंच के दम पर मेडिकल की सीट खरीदी जा सकती है? लखीसराय के 3 परीक्षा केंद्रों पर हुई कथित धांधली की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, ईओयू के सामने एक ऐसा नेटवर्क आया जिसमें मेडिकल छात्र, सॉल्वर, बायोमेट्रिक से जुड़े लोग और मूल अभ्यर्थियों के बीच कनेक्शन की जांच की जा रही है। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नाम सामने आया पावापुरी मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस छात्र डॉक्टर रविशंकर उर्फ सम्राट। उसके साथ उसका भाई अश्वनी कुमार भी गिरफ्तार हुआ। ईओयू को दोनों की 48 घंटे की रिमांड मिली और इन 48 घंटों में जांच एजेंसी ने सिर्फ सवाल नहीं किए, बल्कि नेटवर्क की परतें खोलने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि आखिर रविशंकर और उसका भाई किस नेटवर्क को चला रहे थे? कितने अभ्यर्थी इस नेटवर्क के संपर्क में थे? कितने छात्रों को सॉल्वर के तौर पर इस्तेमाल किया गया? बायोमेट्रिक सिस्टम में सेंध कैसे लगाई गई? क्या दूसरे प्रतियोगी भी इस नेटवर्क के निशाने पर थे? सबसे बड़ा सवाल यह भी कि डॉक्टर ही क्यों धांधली का मास्टरमाइंड बना। जिस नाम ने इस पूरे मामले को सबसे ज्यादा चौंकाया है वो है डॉक्टर रविशंकर उर्फ सम्राट। रिपोर्टों के मुताबिक रविशंकर नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस छात्र है और लखीसराय के 3 परीक्षा केंद्रों पर हुई नीट यूजी 2026 धांधली के मामले में मुख्य आरोपी। यानी जिस परीक्षा के जरिए देश के बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उसी परीक्षा में मेडिकल छात्र ही सिस्टम को धोखा देने वाले नेटवर्क का हिस्सा बन गए। ईओयू ने 11 अगस्त को रविशंकर, उसके भाई अश्वनी कुमार और डॉक्टर उज्जवल राज को गिरफ्तार किया था। बाद में रविशंकर और अश्वनी से पूछताछ के लिए ईओयू को 48 घंटे की रिमांड मिली। लेकिन कहानी सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसी को शक है कि यह कोई अकेला व्यक्ति नहीं, बल्कि कई स्तरों पर काम करने वाला नेटवर्क था। 3 सेंटरों और साजिश की क्या है पूरी कहानी? अब जरा उस जगह पर आइए जहां से इस मामले की सबसे बड़ी कड़ी सामने आई, लखीसराय। जांच के मुताबिक नीट यूजी की पुनः परीक्षा के दौरान जिले के 3 परीक्षा केंद्रों पर धांधली की साजिश का आरोप है। मामले में ईओयू ने कई एफआईआर दर्ज की और जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। 17 अगस्त तक ईओयू ने नीट 2026 मामले में 4 एफआईआर और 33 गिरफ्तारियों की जानकारी दी थी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एजेंसी को सिर्फ कुछ छात्रों की भूमिका नहीं मिली। कथित तौर पर मूल अभ्यर्थियों की जगह दूसरे मेडिकल छात्रों को बैठाने की बात सामने आई। यहीं से इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक हिस्सा सामने आता है। स्कॉलर बनकर कौन बैठा? परीक्षा में एक उम्मीदवार की जगह कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाए तो इसे सामान्य नकल नहीं कहा जा सकता। यह एक सुनियोजित फर्जीवाड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईओयू की पूछताछ में 2 दर्जन से ज्यादा मूल अभ्यर्थियों, मेडिकल छात्रों और बायोमेट्रिक कर्मियों की पहचान की गई। इनमें करीब 1 दर्जन मेडिकल छात्रों के बारे में जांच एजेंसी को जानकारी मिली है, जिन्हें कथित तौर पर मूल अभ्यर्थियों की जगह स्कॉलर बनाकर अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर बैठा गया था। बताया गया है कि इनमें अलग अलग राज्यों के मेडिकल कॉलेजों के छात्र भी शामिल थे। अब सोचिए, जिस परीक्षा में लाखों बच्चे अपनी पहचान के साथ बैठते हैं, वहां अगर किसी और छात्र को उम्मीदवार बनाकर बैठा दिया जाए तो पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़ा होगा ही, जिसे हम बेबाकी से आज भी पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इन छात्रों को कौन जोड़ रहा था? किसे कितने पैसे मिल रहे थे? उम्मीदवार कौन थे? क्या सभी का चयन एक ही नेटवर्क के जरिए हुआ? सवाल कई हैं। ईओयू अब इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है।
हालांकि ईओयू ने पूछताछ के दौरान रविशंकर के सामने उन लोगों की तस्वीरें रखी जिनकी भूमिका कथित तौर पर इन नेटवर्क में सामने आई। मूल अभ्यर्थी, मेडिकल छात्र और बायोमेट्रिक से जुड़े कर्मचारी। रिपोर्ट के मुताबिक रविशंकर ने अपने से कई लोगों की पहचान की। इसके बाद ईओयू ने इन नामों और भूमिकाओं के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की। यानी जांच अब सिर्फ रविशंकर और अश्वनी तक नहीं, पूछताछ से जो नाम निकलकर सामने आए वो आगे नई गिरफ्तारियों का रास्ता खोल सकते हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। भाई अश्वनी की भूमिका क्या थी? अब आते हैं दूसरे अहम किरदार पर। अश्वनी कुमार, रविशंकर का भाई। जांच एजेंसी को उसके पटना स्थित फ्लैट से नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े एडमिट कार्ड और दूसरे दस्तावेज मिले हैं। सवाल यह है कि दस्तावेज वहां क्यों थे? क्या सिर्फ छात्रों की जानकारी रखने के लिए या फिर इनका इस्तेमाल परीक्षा में फर्जीवाड़े की तैयारी के लिए किया जा रहा था? जांच में कई अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र और फर्जी आय, जाति और दिव्यांगता प्रमाण पत्र से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है। यानी जांच का एक एंगल सिर्फ नीट तक सीमित नहीं रह गया है, नीट के अलावा दूसरे एग्जाम में भी गड़बड़। यह मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि ईओयू को अश्वनी के फ्लैट से सिर्फ नीट से जुड़े दस्तावेज ही नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक वहां दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े एडमिट कार्ड और प्रमाण पत्र भी बरामद हुए हैं। और पूछताछ में रविशंकर के बारे में यह दावा सामने आया कि वो 2022 से प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े से जुड़ रहा है। अगर जांच में आरोप साबित होता है तो मामला सिर्फ नीट यूजी 2026 तक सीमित नहीं रहेगा। इसका मतलब यह होगा कि एजेंसी को पुराने मामलों की भी जांच करनी पड़ सकती है और कई और लोग भी रडार पर आ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन कौन सी परीक्षाएं, कौन कौन से उम्मीदवार, कौन कौन से सेंटर, कितना पैसा, नेटवर्क आखिर कौन चला रहा था और नेटवर्क में कौन कौन लोग थे? ये सभी सवाल जांच का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं बायोमेट्रिक सिस्टम भी जांच के घेरे में है। आज की प्रतियोगी परीक्षाओं में सिर्फ एडमिट कार्ड काफी नहीं है, बायोमेट्रिक पहचान भी होती है, फोटो मिलान होता है, अलग अलग स्तर पर डिजिटल वेरिफिकेशन होता है। इसके बावजूद अगर किसी दूसरे व्यक्ति को उम्मीदवार की जगह बैठाने की एक कथित कोशिश होती है तो जांच का एक बड़ा सवाल सिस्टम की सुरक्षा को लेकर उठता है। ईओयू ने बायोमेट्रिक कर्मियों की भूमिका की भी जांच की है। रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ में उन कर्मियों की भी पहचान कराई गई जो कथित तौर पर इस नेटवर्क की मदद कर सकते थे। अब जांच एजेंसी पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या किसी कर्मचारी ने जानबूझकर मदद की, क्या पहचान सत्यापन में लापरवाही हुई, क्या किसी स्तर पर फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए गए, और अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे आखिर कौन सा बड़ा व्यक्ति था? पैसे का खेल कितना बड़ा? हर परीक्षा घोटाले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है मनी ट्रेल, क्योंकि आखिर इतनी बड़ी साजिश बिना पैसे के नहीं चलती। रिपोर्टों में ईओयू की पूछताछ के दौरान कथित तौर पर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेने की बात सामने आने का उल्लेख है, लेकिन यहां जांच का असली सवाल है कितने उम्मीदवारों से पैसा लिया गया, कितने उम्मीदवारों से पैसा लिया गया, किस खाते में पैसा गया, कैश में भुगतान हुआ या डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए, सॉल्वर को कितना पैसा दिया गया, बीच के लोगों का हिस्सा कितना था, इस पैसे का अंतिम लाभार्थी कौन था? अगर ईओयू को इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो पूरा नेटवर्क आर्थिक तौर पर भी सामने आ सकता है। इस मामले में एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। रिपोर्टों के मुताबिक जांच एजेंसी को आरोपियों द्वारा आगामी नीट परीक्षा में भी फर्जीवाड़े की तैयारी के संकेत मिले थे। अश्वनी ने सीबीटी मोड में होने वाली आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए एक ऑनलाइन सेंटर से अनुबंध किए जाने की जानकारी दी है। अगर जांच में साबित हो जाता है तो इसका मतलब बेहद गंभीर होगा। यानी नेटवर्क सिर्फ एक परीक्षा में कामयाब होने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि आगे आने वाली परीक्षाओं की व्यवस्था को भी पहले से समझने और उसमें सेंध लगाने की तैयारी कर रहा था। इसलिए ईओयू के लिए मामला सिर्फ पिछली परीक्षा की जांच नहीं है, यह भविष्य की परीक्षाओं को सुरक्षित रखने की एक बड़ी चुनौती भी है। ईओयू के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या? अब तक जांच में कई कड़ियां जुड़ चुकी हैं। मुख्य आरोपी उसका भाई, मेडिकल छात्र, मूल अभ्यर्थी, बायोमेट्रिक से जुड़े लोग, दस्तावेज, एडमिट कार्ड और पैसों के लेन देन का संभावित एंगल। लेकिन किसी भी जांच में सबसे मुश्किल काम होता है इन सभी कड़ियों को कानूनी तौर पर जोड़ना। किसने किसे फोन किया, किसने किससे मुलाकात की, पैसा कितना दिया, कैसे मिला, किस परीक्षा केंद्र पर कौन मौजूद था, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड क्या कहता है, सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखता है, मोबाइल चैट में क्या मिला और डिजिटल ट्रांजैक्शन किस तरफ इशारा करते हैं। इन सवालों के जवाब ही ये तय करेंगे कि ये नेटवर्क वास्तव में कितना बड़ा था,
अब गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ सकता है। रिमांड के दौरान रविशंकर द्वारा कथित तौर पर कई लोगों की पहचान किए जाने के बाद ईओयू अब उन लोगों का सत्यापन कर रही है, रेड मार रही है, करोड़ों की जब्ती कर रही है। जांच एजेंसी की विशेष टीम मूल अभ्यर्थियों, स्कॉलर बने मेडिकल छात्रों और बायोमेट्रिक वेंडरों की भूमिका की जांच में लगी है और आगे की गिरफ्तारियां तकरीबन 50 से 60 लोगों की इस मामले में हो सकती है, जो संदिग्ध पकड़े जा सकते हैं। यानी आने वाले दिनों में इस केस में सिर्फ 2-3 नाम नहीं, कई बड़े नाम होंगे और अलग अलग राज्यों के मेडिकल छात्रों की भूमिका जांच में अगर पुष्ट होती है तो इसका नेटवर्क बिहार से बाहर तक फैले होने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में कई सवाल पूछे जाएंगे, जिससे आज हमने भी बाकी से पूछे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।